नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट बताने के लिए आया हूं जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एडवोकेट्स के लिए, वकीलों के लिए एक गाइडलाइंस जारी करी है। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस के अंदर या इंस्टाग्राम के अपडेट्स में देखा होगा कि एडवोकेट्स को अगर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के द्वारा जो है सम्मन जारी करा जाता है या पुलिस वाले जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स होते हैं वो अगर पुलिस एडवोकेट्स को सम्मन भेजते हैं तो कानूनी रूप से क्या ये लीगल है या इलीगल है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसके रिगार्डिंग जजमेंट पास करा है। तो सबसे पहले हम जजमेंट का नाम देख लेते हैं। ये पूरा जजमेंट है, ये टोटल 70+ पेजेस का जजमेंट है, लेकिन मैंने आपको बहुत सिंपल शब्दों में एक इसकी पीडीएफ बना के रख दी है ताकि आपको समझने में इजी रहेगा और क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस जारी करी है। बट याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि भाई एडवोकेट्स को आप सम्मन भेजोगे ही नहीं। ऐसा नहीं है भाई, भेज सकते हैं, लेकिन कब कब भेज सकते हो, क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी, ये सारी की सारी बातें हमें समझनी है। और दूसरी बात, अगर मैं एक एडवोकेट हूं और मेरे पास में कोई डॉक्यूमेंट्स है और वो पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन के दौरान जरूरी है मंगवाने, तो क्या पुलिस वाले मेरे को बोल सकते हैं कि एडवोकेट साहब, वकील साहब, वो डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाइए, कैसा है, या कोर्ट मंगा सकता है क्या कि मेरे पास जो मेरे क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स है वो क्या कोर्ट मंगा सकता है? इसका जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है। इसका जवाब बोला है हाँ मंगा सकते हैं, लेकिन किन सर्कमस्टांसेस में भी बताऊंगा। तो सबसे पहली बात, ये एडवोकेट्स के लिए अपना जजमेंट है, ये रिट पिटीशन अपनी फाइल करी गई थी, ठीक है। तो ये सुओ मोटो, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना मैटर लिया था। सुओ मोटो का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया था या कोई ग्रुप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास इशू लेकर नहीं गया था, ऑनगोइंग इशू था, एडवोकेट्स के द्वारा प्रोटेस्ट करे जा रहे थे कि भाई ऐसे कैसे पुलिस वाले ने सम्मन भेज दिया है वकीलों को। तो इसके रिगार्डिंग, इस डिस्प्यूट के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही मामले का संज्ञान ले लिया था। तो जब सुप्रीम कोर्ट खुद मामले की सुनवाई करता है, कोई पार्टी नहीं जाती है, उसको बोलते हैं सुओ मोटो। जैसे कि ये मैटर में सुओ मोटो, यहाँ पे रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा 2025 के अंदर ये दूसरी सुओ मोटो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी संज्ञान में ली थी। अब मुद्दे की बात यहाँ पे समझ लेते हैं। हालांकि ये पेज 78 पेज का जजमेंट है। इतना बड़ा जजमेंट आपको मैं पीडीएफ अपनी टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग एक बार ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना। मुद्दे की बात आते हैं। तो यहाँ पे मुद्दे की बात यही है कि जैसे कि ईडी जो है, अच्छा, एक मेरा एक सवाल है आप लोगों से। ईडी से मेरा सवाल आया, मान लेते मैंने कोई अपराध कर दिया है तो मेरे खिलाफ क्या होगी? एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन एफआईआर दर्ज कौन करेगा? पुलिस वाले करेंगे। कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो एफआईआर दर्ज होगी, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है यानी कि ईडी है, तो यार ये कौन सी अपनी केस शुरू करने के लिए ये क्या दर्ज करती है? क्या ये भी एफआईआर दर्ज करती है या इनका प्रोसीजर अलग होता है? और वो दर्ज करने का, केस दर्ज करने का नाम क्या होता है? जैसे मैंने कोई अपराध करा तो एफआईआर दर्ज होगी। ईडी के द्वारा अगर केस को इन्वेस्टिगेट करना है तो वो क्या दर्ज करेंगे? आप लोग एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इसके पॉइंट ऑफ व्यू में जरूर बताना, ठीक है। चलो मुद्दे की बात, तो मैं आपको पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। मैं अगर एक वकील हूं, मेरे पास कोई क्लाइंट आता है लीगल एडवाइस मांगने के लिए, तो मेरा क्या जिम्मेदारी है? ऑब्वियस सी बात है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एक्यूज को डिफेंड करूंगा, ठीक है, और उसको जो हो सकता है कानूनी जानकारी दूंगा। उसके डिफेंस में कानूनी अधिकार या कानून ने मुझे जो जो अधिकार दे रखे हैं मैं वो प्लीड करूंगा कोर्ट के अंदर और अपने क्लाइंट को डिफेंड करूंगा। अब यही मेरा जो क्लाइंट है वो मेरे पास आया, मैंने उसको जो लीगल एडवाइस देनी है वो दी है। दूसरी तरफ मैं देखता हूं पुलिस वालों के द्वारा मुझे सम्मन भेजा गया है कि वकील साहब थाने आ जाओ, वकील साहब ईडी के ऑफिस आ जाओ, वकील साहब फला फला जगह आ जाओ, हम तो, या सीबीआई के ऑफिस आ जाओ, हम तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है। और आप बताओ हमें कि आपने अपने क्लाइंट को क्या बताया? बताओ कि आपने अपने क्लाइंट को क्या ओपिनियन दी है, क्या लीगल एडवाइस आपने दी है? एक बार बताओ। ऐसे तो एडवोकेट की जो इंडिपेंडेंस ही है अपना काम करने की, यार वही छिन जाएगी। ऐसे तो कोई भी वकील अपना केस लेने से डरेगा कि यार मैंने जैसे ही क्लाइंट को अपनी लीगल ओपिनियन दी, दूसरी तरफ मेरे को सम्मन भेज गया, पुलिस वालों ने बुला लिया, ईडी ने बुला लिया और मेरे ऊपर कार्रवाई हो गई। तो ऐसे केस में कोई भी वकील केस लड़ने से अपना फुल इंडिपेंडेंट होके नहीं लड़ेगा, तो जो ये अपने आप में कानूनी रूप से बिल्कुल गलत बात है। तो यही बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेज करी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ यार ये तो बिल्कुल सही बात है, बट एक बात बताओ, क्या ये ऑलरेडी कानून इसके रिगार्डिंग, हमारे वकीलों के प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग बना हुआ है? बिल्कुल बना हुआ है। आप अगर सेक्शन नंबर 132 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो अभी आया है, 2023 का कानून है, 2024 में लागू हुआ था 1 जुलाई 2024 को, तो उसके अंदर 132 हमारा धारा है, सेक्शन नंबर 132 बीएसए, जो क्या बोलता है कि भाई देखो, अगर कोई भी क्लाइंट वकील से अपनी लीगल ओपिनियन लेता है तो क्लाइंट तो आप वकील को नोटिस नहीं भेज सकते हो, समन नहीं भेज सकते हो और उसको अपने पास बुला नहीं सकते हो। ये बात क्लियर है। लेकिन एक बात बताओ, मैं अगर एक एडवोकेट हूं और मैं अपने क्लाइंट को ज्ञान दे रहा हूं, एडवाइस दे रहा हूं कि ऐसा करो, तुम ये वाली हरकत कर देना, ये वाला एक्ट कर देना, ये वाला अपराध कर देना, तुम्हारे लिए बढ़िया हो जाएगा, तो ऐसे केस में क्या मैं लीगल ओपिनियन दे रहा हूं? नहीं, मैं इलीगल एक्ट करने के लिए अपने क्लाइंट को बोल रहा हूं। तो ये बताओ, क्या इस चीज के लिए मुझे सम्मन, एज एन एडवोकेट मुझे सम्मन भेजकर बुलाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग बोला है कि भाई देखो, इसके लिए आप सम्मन वकील को कर सकते हो, लेकिन
साथ में आपको एक सुपीरियर ऑफिसर का क्या चाहिए होगा, कंसेंट चाहिए होगी, और वो भी राइटिंग में चाहिए होगी, ठीक है। प्लस ये जो भाई साहब जी हमारे सीनियर सुपीरियर ऑफिसर है, कौन होंगे ये, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एक थाने के एसएचओ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे, ठीक है। तो ये कंसेंट देंगे, प्लस ये राइटिंग में कंसेंट देंगे, प्लस राइटिंग में जब ये कंसेंट देंगे तो ये एक्सेप्शन भी मेंशन करेंगे कि भाई हम जो है एडवोकेट को इस फला फला एक्सेप्शन के तहत हम वकील को जो है सम्मन भेज रहे हैं। तो ये जब पूरा प्रोसीजर का पालन करा जाएगा तब जाके आप जो है एक वकील को सम्मन भेज सकते हो। ये क्लियर बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोल दी है। वैसे तो क्लियर बोला है कि ऐसे ही मुंह उठा के आप जो है किसी भी एडवोकेट को सम्मन नहीं भेज सकते, ये इलीगल है, आर्बिटेरी ऐसे आप सम्मन नहीं भेज सकते। पहली बात तो ये आर्बिटेरी है, दूसरी बात ये कानून का उल्लंघन है, ठीक है। तीसरी बात ये वकीलों के इंडिपेंडेंस काम करने के वर्क कल्चर को लेके एक सवाल खड़ा होता है, तो ये बात बोलिए। और अगर वकील को सम्मन भेजना है तो पहले तो एक्सेप्शन ढूंढनी पड़ेगी, दूसरा जो आपके सुपीरियर ऑफिसर हैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के, उनका राइटिंग में कंसेंट लेना पड़ेगा, तीसरा 132 बीएसए का पालन करना पड़ेगा, तब जाके आप एक वकील को सम्मन भेज सकते हो। ये मैंने आपको क्लियर बता दिया है। चलो, और इसके अंदर क्या क्या बातें हैं, इसके अंदर एक पॉइंट ये भी रेज करा हुआ है कि मान लेते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया ये 132 वाला, ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसका अपनी टेलीग्राम ग्रुप पे अपना ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, अब मैं एक एडवोकेट हूं, मेरे ऑफिस के अंदर जो है अपना कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, तो क्या वो डॉक्यूमेंट्स मंगाए जा सकते हैं। पहली बात यहां पे बोला हुआ है कि ये जो प्रिविलेज है ना, ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लागू नहीं होती है, ठीक है। तो जब अगर कोर्ट मुझे बोलता है, कोर्ट कि एडवोकेट साहब आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, आपके पोजीशन में जो डॉक्यूमेंट है वो आप कोर्ट के अंदर सबमिट करिए, तो एज पर सेक्शन 94 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इस धारा का मदद लेके कोर्ट मुझे नोटिस देगा, फिर मैं जो है कोर्ट के सामने वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करूंगा, मैं करूंगा। तो यहां पे कोई वकीलों को प्रोटेक्शन नहीं मिली हुई है, ये बात पे गौर करिएगा, ठीक है। और सिविल केस अगर चल रहा है तो सेक्शन 165 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम एज वेल एज ऑर्डर नंबर 16 रूल नंबर 7 ऑफ सीपीसी के अंदर भी सिविल केसेस में अगर मेरे पोजीशन में कोई डॉक्यूमेंट है तो कोर्ट में से मुझे सम्मन भेज के, मुझे नोटिस भेज के जो डॉक्यूमेंट मेरे पोजीशन में वो मंगा सकते हैं। ये दूसरी बात हो जाती है, ठीक है जी। तीसरी बात हम आगे समझते हैं, अगर कोई डिजिटल डिवाइस होता है, मान लेते मेरा लैपटॉप, अगर भाई अगर जांच करनी है या मेरा मोबाइल चेक करना है, एज एन एडवोकेट मैं बात कर रहा हूं, तो उस केस में क्या कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसके रिगार्डिंग बताया है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि भाई देखो, यहां पे अगर कोई मेरे लैपटॉप में कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जरूरी है और मेरे लैपटॉप में से निकालना, मेरे मोबाइल में से निकालना, तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है ऐसे में लैपटॉप में से, मोबाइल में से डॉक्यूमेंट्स निकाले जा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा बाकी के जो क्लाइंट, जो वकील साहब के जो बाकी के क्लाइंट्स का डाटा है वो आप नहीं चेक करोगे, वो नहीं छेड़ोगे। जो एक स्पेसिफिक आपको डाटा चाहिए चेकआउट करना है वो आप देख सकते हो, बात खत्म। इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है। और इसमें यह भी बात बोली है कि भाई एक्सपर्ट साथ में होना चाहिए, वकील साहब भी साथ में होने चाहिए। जब एग्जामिनेशन हो रहा है लैपटॉप का या डिजिटल डिवाइस का तो एक्सपर्ट होना चाहिए, लीगल एक्सपर्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल जो अदर क्लाइंट्स की है वो प्राइवेट में वो सेफ रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें बोली गई हैं। अब अगर कंपनी लॉयर्स की बात करी जाए तो कंपनी लॉयर, अगर एक कंपनी ने एक लॉयर को हायर करा हुआ है तो क्या वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होते हैं? नहीं होते। तो क्या सेक्शन 132 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम उनके ऊपर लागू होता है? नहीं होता है, याद रखिएगा। लेकिन एक सेक्शन 134 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम आता है जो अपना प्रिविलेज देता है क्या कि अगर मेरा एम्प्लॉयर और मेरे बीच में आपस में कोई कम्युनिकेशन होता है तो मेरे को मजबूर नहीं करा जाएगा कि बताओ तुम्हारे एम्प्लॉयर ने तुम्हें क्या बताया, मेरे एम्प्लॉयर को मजबूर नहीं करा जाएगा बताओ तुम्हारे जो एम्प्लॉय है उससे तुम्हारी क्या बात हुई है। एज पर सेक्शन 134 बीएसए यहां पे लागू होता है, बट 132 बीएसए कंपनी लॉयर्स इन हाउस काउंसिल जिनका नाम होता है उनके ऊपर लागू नहीं होता है। और ये जो प्रिविलेज है 132 की, ये कहां पे लागू नहीं करती है कि अगर वकील साहब जो है इलीगल काम करने के लिए, इलीगल पर्पस करने के लिए, क्राइम करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए कोई लीगल ओपिनियन देते हैं तो उसके लिए वकील साहब को सम्मन भेजा जा सकता है। बट वही याद रखना, सम्मन भेजना या नोटिस भेजना प्लस सुपीरियर ऑफिसर का कंसेंट इन राइटिंग लेना प्लस एक्सेप्शन ये वाली मेंशन करना, तो अपना ये जायज बात होगी। एक और लास्ट बात याद रखिएगा, मान लेते हैं मुझे सम्मन आया, ठीक है, और सम्मन आ जाने के बाद क्या वो सम्मन को मैं एज एन एडवोकेट चैलेंज कर सकता हूं क्या हाई कोर्ट के अंदर अंडर सेक्शन 528 ऑफ बीएनएसएस? जी हां, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियर बोला है कि अगर कोई भी सम्मन वकील साहब को लगता है कि कंप्लायंस करते हुए नहीं इशू करा गया है तो वो सम्मन को चैलेंज अंडर सेक्शन 528 ऑफ बीएनएसएस हाई कोर्ट के अंदर इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए हाई कोर्ट उस सम्मन को खारिज भी कर सकता है और वकील साहब अपना चैलेंज भी कर सकते हैं। दैट्स इट, ठीक है जी।
तो ये सारी बात है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी बोली है। तो आई होप आपको ये वीडियो के माध्यम से मैंने कंप्लीट जानकारी दे दी है कि क्या जजमेंट पास करा गया, क्यों पास करा गया, रीजन क्या था, और क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिटी दी है कि वकीलों को सम्मन भेजा जाएगा, कब भेजा जाएगा, कब नहीं भेजा जाएगा, कंपनी लॉयर्स को सम्मन भेजा जाएगा, नहीं भेजा जाएगा, उन पे एक्सेप्शन लागू होती है, नहीं होती, उन पे प्रिविलेज लागू होती है, नहीं होती है, सिविल केसेस में कैसे होगा, प्रिविलेज लागू होगी, नहीं होगी, डॉक्यूमेंट्स अगर कोई वकील के पास में है तो क्या होगा, और अगर कोई डिजिटल डिवाइस है वकील के पोजीशन में तो क्या होगा। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको कंप्लीट पिक्चर बता दी है। अब आपका क्या मानना है एक बार मुझे चैट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और जो भी अपडेट आएगी मैं आपको फर्दर बेसिस पे बताता रहूंगा। और ऐसे ही अगर आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट है जो अपनी जुडिशियल एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो या अदर एपीओ एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो, जिन्हें लगता है कि मेरा कुछ सब्जेक्ट वीक है, तो आप लोगों के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बैच अवेलेबल है, आपके लिए टीपीए का बैच अवेलेबल है, आपके लिए पूरा फैमिली लॉ का बैच अवेलेबल है, आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बैच अवेलेबल है, आपके लिए AIB 20 का बैच अवेलेबल है, भारतीय न्याय संहिता का बैच अवेलेबल है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का बैच अवेलेबल है, नए कानून भी है इसके अंदर, और भी फर्दर बैचेस अवेलेबल हैं। तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, iOS यूजर्स के लिए, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए, दोनों जगह अवेलेबल है। तो अगर आपको पसंद आता है, रीजनेबल प्राइसेस के अंदर अवेलेबल है, तो आप लोग ज्वाइन जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।